शुरू किया हम लोगों ने, खगोल विज्ञान से 3 से 4 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे, उससे ज्यादा सवाल ही नहीं है। नहीं भी आ सकते हैं, इक्का दुक्का भी पूछ रहा है आजकल। तो जाहिर सी बात है कि अगर पूछ रहा है, उस इलाकों को घेर रहा है, तो तैयार तो हम भी रहेंगे। अगर वो पूछेंगे तो हम बताएंगे, नहीं पूछेंगे नहीं बताएंगे। और जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब कुछ पूछेगा थोड़ी, लेकिन उसमें से कौन सा पूछेगा यही रहस्य है, और इसी रहस्य के चक्कर में हमको सब पढ़ना पड़ता है। यही है कंपटीशन, और क्या कंपटीशन। जरा चेक कर लेना बेटा, क्लियर है? हाँ। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, याद दिलाइए। हाँ ठीक है, 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। अभी शुरू ही किया बेटा, तो समझ में आएगा। ये पूरा जो हम लोगों का ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जिसमें अरबों खरबों तारे वारे दिख रहे हैं, ये आखिर बने तो होंगे ना कभी ना कभी, नहीं ऐसे प्रकट हो गए, तो ये बने होंगे। इसको बनने के लिए एक सिद्धांत है जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो सीधा सा पूछता है कि ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कौन सा सिद्धांत है, तो बिग बैंग थ्योरी है। ये जो महाविस्फोट हुआ ऐसा माना जाता है, तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा कि ये माना जाता है कि लगभग जो हमारा ब्रह्मांड है, अच्छा ब्रह्मांड माने समझ पा रहे बेटा? ब्रह्मांड का शब्द का अर्थ समझ में आ रहा? ब्रह्मांड माने कि क्या, धरती? हाँ पूरा ब्रह्मांड। आदमी माने क्या, सभी आदमी ऐसी। हाँ, ब्रह्मांड का मतलब ये कि जितने तारे वारे जो कुछ भी दिख रहे हैं, और बहुत कुछ नहीं भी दिख रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमको दिखाई थोड़ा ही देता है ना बेटा। यहाँ अरबों खरबों तारे हैं, 100 200 400 नहीं, मिलियंस। आप, मैंने एक दिन कहा था ना कि तारे जितनी ऊंचाइयों पे हैं उसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे तारे कितनी दूर पे हैं। और एक दिन मैंने आपको बताया था कि तारे इतनी दूर पे हैं कि मनुष्यों की तो औकात नहीं है। अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलें, कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड की गति से चलें, तो सूरज के बाद जो सबसे पास का तारा है, सूरज तो हम लोग सबसे पास का तारा है, लेकिन सूरज के बाद भी कोई पास का तारा होगा? बोल नहीं रहे। वहां तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। स्पीड पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, उतनी स्पीड तो धरती पे अभी तक किसी को मिली ही नहीं। और कुछ तो ऐसे है ना बेटा, 2-2 करोड़ साल लग जाएंगे अगर आप 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलें तो। बहुत दूर दूर है बेटा ये, कोई सूर्य से छोटा नहीं है जो भी तारे आपको दिखते हैं, क्लियर है? लेकिन वो इतनी दूरी पर हैं, वो खाली टिमटिमा रहे हैं। और जितनी दूरी पर सूरज है, अगर वो आ जाए उतनी दूरी पे, तो धरती जल के राख हो जाए। इतने बड़े बड़े तारे हैं, बहुत दूरियां हैं बेटा, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। अब हम मनुष्य कम से कम इस चीजों पे तो विचार करेंगे ही बेटा कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कैसे बना होगा, कैसे निर्मित हुआ होगा। माथापच्ची करते हैं मनुष्य के जीवन में, यही सब काम है। तो उस पर कुछ वैज्ञानिक आए सामने, उन लोगों ने कहा कि आखिरकार ये ब्रह्मांड अगर है तो बना तो जरूर होगा, निश्चित रूप से बना होगा। और इसके बनने के बारे में अब तक हम मनुष्यों के पास सिर्फ एक ही सिद्धांत है, थ्योरी है, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। हाँ, इसके सपोर्ट में 2-3 सिद्धांत आए थे जो हमने चर्चा आपसे किया था। अगली हेडिंग बनाइए बेटा, आकाश गंगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए क्या बेटा, गैलेक्सी या आकाश गंगा। ये सुना हुआ नाम है बेटा, नाम सुना है, बस ये हम पूछ रहे हैं। ये नाम सुना हुआ तो है ही है, आकाश गंगा। कभी ख्याल आया कि आकाश गंगा क्या होती है, क्या चीज होती होगी? पहला काम तो आपको ये करना है बेटा कि अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना है। या तो आप नाम ही मत सुने, कोई जरूरत नहीं है नाम सुनने की, और अगर आप नाम सुने तो उसको जानने की कोशिश करिए। फिर मतलब क्या है मनुष्य के रूप में आपके होने का। और बहुत दुख होता है बेटा कि इस उम्र तक किया क्या आपने, खाया पिया सोया, यही जिंदगी बीती है। एक मनुष्य है आप, मनुष्य के रूप में आपके कोई दायित्व बनता है कि आपके आसपास क्या है, कैसे है, क्यों है, ये जाने, एक ह्यूमन के नाते। वो भी कोशिश नहीं किया। हाँ सुना तो सब कुछ है,
लेकिन पता कुछ नहीं। ये कहा जाता है बेटा कि जब ब्रह्मांड निर्माण हुआ, जब ब्रह्मांड बना, तो एक धमाका हुआ, एक विस्फोट हुआ। जिस विस्फोट से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, उस विस्फोट को कहा जाता है महाविस्फोट का सिद्धांत। क्लियर है बेटा? तो जब विस्फोट होता है, जैसे बम भी फटता है, तो उसमें से क्या निकलते हैं? छर्रे, स्प्लिंटर्स निकलते हैं। ये जो विस्फोट हुआ, इसमें से आकाशगंगाएं निकली, गैलेक्सीज निकली। कितनी? हाँ, अरबों अरबों, अरब नहीं। हाँ, अरबों अरबों मतलब गल्फ कंट्री मत चले जाइएगा, है ना। मिलियंस ऑफ आकाशगंगाएं बनी। वो होती क्या है बेटा? वो हाइड्रोजन गैस के बादल। और ज्यादातर जो है ना, अलग अलग उनकी आकृतियां हैं, लेकिन कुछ सर्पिलाकार है, जैसे सांप कुंडली बना के बैठता है, उस तरह की सर्पिलाकार। और ये किसी चीज की नहीं बनी है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बेटा? हाइड्रोजन गैस की बनी हुई है। कल को पूछेगा कि आकाशगंगाओं का निर्माण किससे हुआ है? हाइड्रोजन गैस से। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस से बनी है। क्लियर है बेटा? और एक दो नहीं, अरबों का निर्माण हुआ। अब वैज्ञानिक ये परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये है क्या भला, ये क्या चीज है भाई? तो करीब जाके जब देख रहे हैं, तो एक एक आकाशगंगा में अरबों अरबों तारे हैं, सूरज जैसे मिलियंस ऑफ स्टार हैं। क्लियर है बेटा? तो ये आकाशगंगाएं हाइड्रोजन गैस की बनी है, और आकाशगंगाओं के अंदर तारों का जन्म हो रहा है, और सारी आकाशगंगाएं तारों से भरी पड़ी हैं। तो थोड़ा सा लिखे बेटा। महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप, महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप किसका बेटा? आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। संख्या वगैरह लिख सकते हैं? अरबों लिख लो ब्रैकेट में, ताकि आपको दिमाग में रहे। अरबों, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, है ना बेटा? आगे लिखें। ये आकाशगंगाएं, ये सब महत्वपूर्ण लाइन है बेटा परीक्षा के लिए। ये आकाशगंगाएं हाइड्रोजन गैस से बनी हैं। ये आकाशगंगाएं किससे बेटा? हाइड्रोजन गैस से निर्मित है, या हाइड्रोजन गैस से बनी है। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो इस तरह का तो है। तो आकाश में हाइड्रोजन गैस से बनी है, तो धरती कहां से बन गई? चंद्रमा कहां से बन गया? अब ये तो जिज्ञासा आती है ना बेटा, कि जब ब्रह्मांड बना तो हाइड्रोजन गैस के बादल इधर उधर छिटक गए, जिनको हम गैलेक्सी कहते हैं। लेकिन आज की डेट में तो हम जहां खड़े हैं, ये हाइड्रोजन गैस है, ये तो पृथ्वी है ना। ये सब कैसे बनी होगी? सब पे चर्चा होगी बेटा, सब पे बात करेंगे, क्योंकि यही हम लोग को पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी में, कि आखिरकार पूरा तारा कैसे बनता है, ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बन गई, चंद्रमा कैसे बन गया, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ कैसे घूमती है, उसके घूमने से क्या क्या होता है। यही सब इस हम लोगों का इलाका है, जिस पर हम लोग को बात करनी है। देखिए, बताइए कि अगर हमारी पृथ्वी और हमारा एक सूरज है ना बेटा, एक सूरज तो है, तो तारा है ना? बोल नहीं रहे? सूरज क्या है? तारा किसको कहते हैं? तारा क्या कहते हैं? तारा किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? कक्षा 5 के बच्चे से जाके पूछेंगे, वो बता देगा। किसी ठीक ठाक स्कूल में पढ़ने वाला 5th क्लास के बच्चे से पूछेंगे, बता देगा। और आपकी क्या परेशानी है कि आप सीधे इंस्टीट्यूट में आते हैं और ये समझ के कि ठीका इनको दे दिए हैं। अरे हमको तो दे ही दिए वो ठीका, आपका भी ठीका है, आपकी भी जिम्मेदारी है। या पूरा दिए हो हमको, तो चलो एक एग्रीमेंट कराएंगे कि नौकरी मिलेगी तो कम से कम 3 तनख्वाह मैं लूंगा। एक अरे कोई नहीं देता बेटा तनख्वाह उनका, और सारे बच्चे अपनी पहली पहली सैलरी मुझे दे देते तो पूछो ही नहीं।
है ना। नहीं नहीं, इससे कोई प्रत्याशा नहीं है, बस ये है बेटा कि ये हम लोगों का मिला जुला प्रयास है। थोड़ा हम भी कोशिश करें, थोड़ा आप भी कोशिश करो, कुछ आप भी पढ़ो, आपको पढ़ तो सकते हो ना, पढ़ो। नहीं समझ में आएगा ना आए, और इस चक्कर में कि समझ में आएगा नहीं आप पढ़ना ही छोड़ दोगे, तो किताब लेके पढ़िए बेटा, समझ में आएगा तो ठीक, हम है ना समझाने के लिए, हम समझाएंगे आपको। लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और ये कि ये पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे, और ये पढ़ाएंगे तो भी नहीं पढ़ेंगे, तो परीक्षा हम देने नहीं जाएंगे, परीक्षा आप ही देने जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा बेटा रिस्पॉन्स करिए, और मन बनाए हैं तो किताब खरीदिए, और थोड़ा थोड़ा घर पे किताबों को पढ़ने की शुरुआत करिए। समझ में आए ना समझ में आए, काट नहीं लेगी वो, ये किताब कहेगी काहे खोले काहे पढ़े, अब काटेंगे हम। तो सपने अगर बड़े हैं ना बेटा, तो काम भी बड़ा करना पड़ता है, काम बड़ा करोगे तभी सपने बड़े पूरे होंगे, नहीं तो ऐसे तो पूरी दुनिया ही कलेक्टर होती। तो मेहनत करिए, कलेक्टर अगर बनना है तो बनेंगे आप, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। सपने देखने से सपने थोड़ी पूरा होता है, सपने देख के सपने को पूरा करने की कोशिश करनी पड़ती है ना बेटा। तो थोड़ा सा बेटा प्लीज घर पे आप पढ़ाई करें, अगर सिविल की तैयारी करने का मन बनाया है आपने तो किताब खरीद लें, ये मेरी नेक सलाह है आपको। और नहीं तो मत खरीदिए, वो 200-400 रुपया बचाइए, और फिर देखिए जिंदगी कहाँ जाती है, भारी पड़ जाएगा 200-400 रुपये। तो किताब बेटा खरीदिए, ठीक है, मार्केट से जाके भूगोल की एनसीईआरटी, छोटी क्लास अगर बहुत तकलीफ नहीं तो छोटी क्लास की ना खरीदें, कक्षा 11 की एनसीईआरटी का भूगोल खरीद लें, और एक बार पढ़ लें, बड़ी सहज भाषा में लिखी गई, छोटे बच्चों के लिए लिखी गई, आप पढ़ के समझ लोगे। बाकी तो हम ही हैं बेटा मदद करने के, ठीक है। लिखें, महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, ऐसा लिखा बेटा। ये आकाशगंगाएं हाइड्रोजन गैस से बनी हुई, ये भी हो गया। लिखें, स्पष्ट है, स्पष्ट है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, स्पष्ट है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है बेटा, है जोर से बोलो। जाहिर सी बात है, अगर हर आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस से बनी है और पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा आकाशगंगा ही भरी पड़ी है, तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में बताना है अलग से। पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में खाली आकाशगंगाएं हैं, हर आकाशगंगा हाइड्रोजन गैस से बनी है, तो जाहिर सी बात है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। अब थोड़ा सा सुनिए और समझिए। और एक बात कि ठीक है, हम आपको क ख ग घ से पढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी आना चाहिए। आप कहेंगे नहीं सर कभी बता दीजिए, तो देखो उतनी नाक में दम करो ना जितना संभव है। तो कुछ चीजें हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको आना चाहिए, और नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी बेटा। जल्दी भी करना है, और एसडीएम से छोटा पद भी नहीं चाहिए, तो थोड़ी मुसीबत तो है ना। परमाणु ऊर्जा का नाम सुना है? एटॉमिक एनर्जी का नाम सुना है? परमाणु से ऊर्जा कैसे निकलती है? माचिस से जलाते हैं? सबको पता है, सही सही बोल दीजिए, हमें तो खेल बिगड़ जाएगा। परमाणु ऊर्जा के बारे में बहुत छोटी क्लास से आपको पढ़ाया जाता है, दिमाग में कुछ अवशेष बचा है कि सब गायब हो गया? ऑनलाइन वाले भी बता दें भाई जरा। एक बच्ची दिख रही है, चलो हम आपको बता, पहले एक लाइन लिखो फिर बात करते हैं। लिखें, आकाशगंगाओं में, आकाशगंगाओं में तारों का निर्माण होता है। आकाशगंगाओं में किसका बेटा, तारों का निर्माण होता है। हाँ नेहा बेटा, आपको पता है ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है? रिस्पॉन्ड करिए।
थोड़ा सा बात हम करेंगे। एक बात तो समझ में आई कि महाविस्फोट हुआ तो आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगा किससे बनी है बेटा? हाइड्रोजन गैस से। और आकाशगंगाओं में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है? यहां तक स्पष्ट है? अच्छा, अब ये कि आकाशगंगा में तारे कैसे बन गए, यानी किसी आकाशगंगा में तारे बन कैसे जाते हैं, तारों का निर्माण कैसे हो जाता है? तारा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है बेटा। सूर्य एक तारा है, अरबों खरबों वर्ष से रोशनी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। तो ये आखिर बन कैसे जाते हैं, तारों का निर्माण कैसे हो जाता है? तो थोड़ा सा बेटा इस पे हम आपसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको जानने के पहले थोड़ा सा आपको परमाणु ऊर्जा समझनी होगी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा अगर नहीं समझोगे तो हम तारों का निर्माण आपको बता ही नहीं पाएंगे, समझा ही नहीं पाएंगे। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में आइडिया है? बोल नहीं रहे हैं, ऑनलाइन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं? हाँ, ये बढ़िया जवाब है कि हमको कुछ नहीं पता है। वेरी गुड, हम बताते हैं बेटा आपको। तो पहले इसको देख ले, फिर हम आप बताते हैं किसी आकाशगंगा में तारे बनते कैसे हैं। ये जितने तारे आपको दिख रहे हैं बेटा ब्रह्मांड में, हर तारों का निर्माण कहाँ हुआ है बेटा? आकाशगंगा में हुआ है। हमारा भी तारा है, हम भी किसी आकाशगंगा में होंगे। बोल नहीं रहे हैं भाई? अरबों आकाशगंगाएं हैं तो हमारा सूरज है, और सूरज जैसे यहाँ अरबों तारे विद्यमान है, तो हमारा भी घर तो कहीं ना कहीं होगा ना। जैसे हम कहते हैं कि हम भारत में रहते हैं, अकेले आप ही रहते हैं, लेकिन घर तो हमारा भारत है ना। ऐसे हमारा सूरज हमारी आकाशगंगा में है, लेकिन खाली अकेले एक ही सूरज नहीं है, बहुत है। लेकिन घर तो कोई है ना हम लोगों का। इस घर का क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्क केक? नहीं, सुनने में असुविधा हो गई। ठीक है, मिल्की वे। हमने कहा बड़ा अच्छा नाम लिया भाई आपने। चले बेटा लिख लो पहले। लिखे, हमारा सौर परिवार, एक लाइन लिख लो बेटा, फिर आगे आते हैं, बड़ा बवाल अभी शुरू होगा। हमारा सौर परिवार अर्थात हमारा सूर्य व उसके ग्रह, अर्थात हमारा सूर्य व उसके ग्रह जिस आकाशगंगा में है, जिस आकाशगंगा में है उसे मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ये भी आपसे पूछा गया, सब कुछ बेटा पूछा जा रहा है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, क्यों ना पूछा जाए आपसे। क्लियर है बेटा? इसकी आकृति कैसी है, यह भी आपसे पूछा गया है, वो भी लिख लें। लिखिए, यह सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मतलब सांप के आकार का है? नहीं नहीं, सर्पिलाकार को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है एक बना के, इसको बोला जाता है सर्पिलाकार। इंग्लिश में बड़ा एक अच्छा सा नाम है जिसको कहते हैं स्पाइरल, है ना बेटा? ऐसे ऐसे गोल गोल हुआ। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है बेटा? स्पाइरल है, सर्पिलाकार है। क्लियर है बेटा? आगे लिखें, वर्तमान समय में इसके 98% भाग में तारों का निर्माण हो चुका है। वर्तमान समय में इसके 98% भाग में किसका बेटा? तारों का निर्माण हो चुका है। 98% बेटा। वर्तमान समय में इसके 98% भाग में किसका बेटा? तारों का निर्माण हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, अब एक हेडिंग बनाइए, फिर हम आपको कुछ समझाते हैं। तारों का जन्म व तारों की मृत्यु। तारों का जन्म व तारों की मृत्यु।
और हम प्रयास करेंगे बेटा, आप कोशिश करिएगा समझने की, और अगर कुछ परेशानी होगी तो हमसे बात करिएगा। कारण है कि कुछ चीज़ों को समझने के लिए कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर आप वो नहीं जानेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे, संभव ही नहीं होगा। तो थोड़ा प्रयास करिएगा, है ना। पहले एक सब हेडिंग बना लें, परमाणु ऊर्जा हेडिंग बना लें। एटॉमिक एनर्जी, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बेटा, है ना। हम समझा लेंगे, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। एटॉमिक एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परमाणु ऊर्जा। सुना हुआ नाम है, हर कोई सुनता है। तो ये परमाणु ऊर्जा क्या होती है बेटा, ये किस तरह से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, थोड़ा इसको समझते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, परमाणु ऊर्जा। एक चीज बताइए, इस धरती पे ऊर्जा प्राप्त करने के हमारे पास बहुत साधन है, बहुत तरीके। बिजली है, इससे भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, लकड़ी है, तमाम संसाधन है हमारे पास ऊर्जा प्राप्त करने के, है ना बेटा। लेकिन बड़ी सशक्त और बड़ी इफिशिएंट एनर्जी है, बड़ी शानदार ऊर्जा है, जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा। अब ये कैसे ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है परमाणु से, इसी को थोड़ा समझना है। परमाणु ऊर्जा दो प्रकार से बेटा प्राप्त की जा सकती है, इसके दो तरीके। क्लियर है। एक को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं बेटा, एक प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन, और एक प्रकार है, बोले बेटा, नाभिकीय विखंडन। इससे भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो परमाणु से ऊर्जा प्राप्त करने के हमारे पास दो तरीके हैं। अंग्रेजी लिख दो, आप कुछ बच्चे अंग्रेजी में कंफर्टेबल होते हैं तो इंग्लिश में देख लो। इसको कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं बेटा, फ्यूजन। और इसको कहते हैं फिशन। अंग्रेजी का शब्द है, उसे घबराइए मत। संलयन माने आपको हिंदी नहीं आएगी, आपको अंग्रेजी नहीं आएगी, आपको साइंस नहीं आएगा, आपको इतिहास नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा, हम क्या कर सकते हैं। संलयन फारसी भाषा का शब्द है, जो भाषा भी आपको नहीं पता है, अरे नहीं पढ़ा है तो अलग बात है, हिंदी के शब्द का कुछ मतलब तो पता होना चाहिए। इसमें भूगोल और संविधान और फलाना ढिमाका से क्या मतलब है। संलयन माने क्या होता है, जोड़ना। और विखंडन माने क्या होता है, तोड़ना। ये हिंदी के शब्द हैं भैया, उनके अर्थ तो बताएं, बाकी समझाना समझाना मेरा काम है। तो एक बात कि जोड़ना और तोड़ना, यही मतलब है ना। संलयन माने जोड़ के और विखंडन माने तोड़ के, यानी नाभिकीय ऊर्जा जोड़ के और तोड़ के दोनों तरीके से मिलती है। बोल नहीं रहे। अब कैसे जोड़ के और कैसे तोड़ के, इसको थोड़ा विस्तार से समझना है। ये देखा जाता है कि हाइड्रोजन को जब आपस में जोड़ा जाता है, फ्यूज किया जाता है, तो ऊर्जा निकलती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। हल्के नाभिक को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है नाभिकीय संलयन, और ऊर्जा इससे भी निकलती है। विखंडन, भारी नाभिक को जब तोड़ा जाता है तो भी ऊर्जा निकलती है। ध्यान रखना, हल्के नाभिक को नहीं तोड़ सकते, उसके लिए सब निर्धारित है कि किसको तोड़ना है और किसको जोड़ना है, वो फिक्स है। जब जोड़ने वाला काम करना होता है तो हाइड्रोजन को लेते हैं, और तोड़ने वाला जब काम करना होता है तो यूरेनियम को लेते हैं, और किसी को नहीं लेते, क्योंकि वो है ही है ऐसा को काम कर जाता है। तो विखंडन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का, और जोड़ने के लिए हाइड्रोजन गैस का। क्लियर है बेटा। तो जब हाइड्रोजन गैस को आपस में जोड़ते हैं तो हीलियम में बदलती है।
हाइड्रोजन गैस को जब आपस में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है? अरे गोंद वोंद ले वही लगा के जोड़ा जाता हो नहीं हाँ, बॉन्ड उनका वो जुड़ता है, और ये काम होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। बहुत हाई टेम्परेचर होगा तभी हाइड्रोजन आपस में जुड़ती है, नहीं तो हाइड्रोजन गैस आपस में नहीं जुड़ती। तो हाई टेम्परेचर हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाभिक संलयन होगा, ऊर्जा निकल जाएगी। बोल नहीं रहे। विखंडन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। यूरेनियम कहाँ मिलता है? बहुत देशों में मिलता है। हाँ, तो वास्तव में जो यूरेनियम होता है ना बेटा, 235 और यूरेनियम 238, सॉरी, दो समस्थानिकों के रूप में मिलता है, आइसोटोप्स के रूप में मिलता है। अब कहेंगे समस्थानिक क्या होता है, तो नहीं बताएंगे। आपको पता है तो बड़ा अच्छा है, हम आपको सब कुछ थोड़ी बता पाएंगे, कुछ आपको भी आना चाहिए। छोटी क्लास में पढ़ा है समस्थानिक, समभारिक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। नहीं पढ़ा है तो एक बार पलट के देख लेना, ये सब की अब जरूरत पड़ेगी आगे, है ना। 12 यानी दो समस्थानिकों के रूप में प्राप्त होता है। ये वाला बेकार होता है, मानी ये हमारे काम का नहीं होता। तो संलयन के लिए, अभिखंडन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, विखंडनीय पदार्थ है। क्लियर है बेटा? तो जब इसको तोड़ा जाता है तो दो हल्के नाभिक बनते हैं, ऊर्जा निकल आती है। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है कि यार ये जोड़ने पे और तोड़ने पे ऊर्जा कैसे निकल जाती है। तो ये आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया था, कभी साइंस वाइंस पढ़े होंगे बचपन में, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E फॉर एनर्जी, ऊर्जा के लिए उन्होंने बताया था। C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और M माने मास, द्रव्यमान। अब ये क्या है मैटर, उसको जरा समझना है। जैसे गणित में आप पढ़ते हो कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4, पढ़ते हैं ना गणित में। लेकिन यहां फिजिक्स में 2 + 2 इज इक्वल टू 3। अब गणित के दृष्टिकोण से सर्वथा गलत है। 2 और 2 3 थोड़ा ही होता है, 2 और 2 4 होता है। लेकिन फिजिक्स में 2 और 2 3 ही हो जाएगा, कम से कम न्यूक्लियर में। यानी दो नाभिकों को और इधर के दो नाभिकों को जोड़ें तो टोटल 4 होना चाहिए ना, वो एक गायब हो जाएगा, 3 दिखेगा। नहीं समझ पा रहे हैं? 2 ग्राम का एक, हम उदाहरण दे रहे हैं, 2 ग्राम का नहीं कोई होता, बस आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। 2 ग्राम का पदार्थ और 2 ग्राम का पदार्थ आपस में अगर जोड़ें तो टोटल 4 ग्राम होना चाहिए ना। लेकिन जब जोड़ दिया तो मालूम चला कि वो 3 ग्राम आ रहा है। 1 ग्राम कहां गया? वही ऊर्जा में बदल गया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में। इसको फिजिक्स की भाषा में कहा जाता है द्रव्यमान क्षति, रिडक्शन ऑफ मास। ये जो द्रव्यमान क्षति हुई उससे ऊर्जा बन जाती है। तो जब जोड़ते हैं तो भी द्रव्यमान गायब हो जाता है। देख रहे हैं, 2 और 2 में 4 होना था, 3 हुआ, द्रव्यमान गायब हुआ। वो द्रव्यमान कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा? ऊर्जा में। तोड़ते हैं तो अब 4 को अगर आपने तोड़ा तो 2 + 2 होना चाहिए ना। 4 ग्राम का कोई चीज है, बराबर बराबर उसको तोड़ रहे हैं तो 2-2 ग्राम में टूटेगा ना। लेकिन यहां 4 को तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 2 + 1, फिर 1 ग्राम गायब हुआ। तोड़ने में भी पदार्थ गायब हो जा रहे हैं और जोड़ने में भी पदार्थ गायब हो जा रहे हैं। तो इसीलिए जोड़ने में जो पदार्थ गायब हो रहा है उसको संलयन ऊर्जा कहते हैं, और तोड़ने में जो पदार्थ गायब हो रहा है उसको विखंडन ऊर्जा कहते हैं। तोड़ने के लिए भारी नाभिक लेते हैं और जोड़ने के लिए हल्के नाभिक लेते हैं। इस पे माथा पच्ची मत करिए, साइंस जब पढ़ेंगे तब विस्तार से बात करेंगे। अभी तारे वारे पे बात करनी है ना बेटा। एक चीज बताइए, मनुष्यों को दोनों की जानकारी है?
धरती पे मनुष्यों को दोनों विधा की जानकारी है, संलयन भी हमको आता है, विखंडन भी आता है। आता है? अच्छा, अंग्रेजी वाला हटा देना, हिंदी ही रहने दो। विखंडन में जो हम लोगों का नॉलेज है, ज्ञान है, वो दो प्रकार से है। या तो हम नाभ की विखंडन नियंत्रित दशा में कर सकते हैं, कंट्रोल कंडीशन में, और एक अनियंत्रित दशा में कर सकते हैं। मतलब नाभ की जब विखंडन होता है तो एक ऐसा विखंडन हो जिसपे हम लगाम हमारे हाथ में रहे, कि हम चाहें कि धीमा हो जाए, हम चाहें तो तेज हो जाए, ये रहे। और एक जिसपे हम मनुष्यों का कोई नियंत्रण, शुरू तो कर देंगे, अंत आप नहीं करेंगे, अब अंत वो करेगा। तो जिसको आप कंट्रोल कंडीशन में कर पाए वो नियंत्रित कहलाएगा, और जो आप कर तो दें लेकिन आपके नियंत्रण में न रह जाए वो क्या कहलाएगा? अनियंत्रित। तो मनुष्यों को आज की डेट में दोनों की जानकारी है। विखंडन में जो तकनीक है दोनों की जानकारी। इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो रिएक्टर बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे बिजली बनाते हैं। और रिएक्टर कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना परमाणु बम हो जाएगा अगर नियंत्रण हट गया तो। उसके अंदर नाभ की विखंडन हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड को हम बढ़ने नहीं देते, कंट्रोल किए रहते हैं। कंट्रोल का है डिवाइस। अच्छा अच्छा, बोरान वोरान भी रहता है सर? कैडमियम बोरान वो सब अभी नहीं पढ़ रहे हैं बेटा ना। लेकिन ये है कि न्यूक्लियर रिएक्टर से हम बिजली बनाते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर विखंडन पे आधारित होते हैं, और उसको हम कंट्रोल किए रहते हैं कि वो जब देखते हैं कि रिएक्शन अगर तेज हो रहा है तो फिर धीमा कर लेते। वो ऐसे समझो ना जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर, गाड़ी की स्पीड आपके हाथ में रहती है, जब चाहेंगे तेज करेंगे, जब चाहेंगे धीमा करेंगे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कंट्रोल होता है वो हम मनुष्यों के हाथ में होता है। हम चाहते हैं रिएक्शन तेज करना तो तेज कर देंगे, और हम चाहेंगे रिएक्शन कम करना तो कर देंगे। वो मुद्दा नहीं है बेटा अभी चर्चा का, अभी चर्चा कोई दूसरा ही मुद्दा है। और अनियंत्रित परमाणु बम बनाते हैं, बस दाग दीजिए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक ने कहा फिर कौन करेगा? फिर बम करेगा। जो करना होगा वो कौन करेगा? बम करता है। तो क्या है? अनियंत्रित दिशा में आता है। अब इधर आइए, नाभ की संलयन भी दो प्रकार से हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नियंत्रित और अनियंत्रित। क्लियर है बेटा? ये आता है हम लोगों को। हाँ जी, ये वाला आता है, और इसका प्रयोग करके हम हाइड्रोजन बम बनाते हैं। हाइड्रोजन बम संलयन पे आधारित होता है, परमाणु बम विखंडन पे आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम तो बना लेते हैं, लेकिन संलयन पे आधारित रिएक्टर आज तक नहीं बना पाए टिल टू डेट। हम नहीं, पूरी धरती पर कोई नहीं बना पाया। कोशिश हो रही है बेटा, और जिस दिन ये कोशिश सफल हो जाएगी उस दिन ऊर्जा की समस्या इस धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी कोशिश हो रही है, मनुष्य सफल नहीं हुआ। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, ये जितने तारे हैं, जितने तारे हैं वो संलयन पे आधारित रिएक्टर ही तो हैं, और क्या है? अरे भैया जी, जितने तारे हैं क्या वो नाभ की संलयन पे आधारित रिएक्टर नहीं है? वहां हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस आपस में संलयित हो रही है, हीलियम बन रही है, साथ में आपको ऊर्जा मिल रही है। कितनी शानदार ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। कोयला और डीजल और पेट्रोल जला के आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते, लेकिन सूर्य परमाणु ऊर्जा है, निरंतर ऊर्जा दे रहा है, करोड़ों वर्षों से ऊर्जा दे रहा है, करोड़ों वर्षों तक देता रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अनंत काल तक नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन अनंत नहीं न है, हाइड्रोजन जल रही है, ऊर्जा मिल रही है। एक न एक दिन उसकी सारी हाइड्रोजन गैस तो खत्म हो जाएगी ना, फिर भरेंगे जाके हाइड्रोजन गैस। मनुष्यों की औकात है नहीं, फिर वो रिएक्टर खत्म हो जाएगा, फिर वो रिएक्टर
समाप्त। ये प्रकृति की गजब लीला है। ये जितने तारे हैं बेटा, जितने तारे हैं, वो सिर्फ संलयन पे आधारित एक रिएक्टर है, जिसको मनुष्यों ने नहीं बनाया। किसने बनाया? नहीं नहीं, ऊपर वाला नहीं। पढ़ते समय ऊपर ऊपर वाला नहीं होता है ना, पढ़ते समय तो हम उसकी व्याख्या ही करेंगे, है ना। नहीं तो यही सब पढ़ाना था तो हम यही बता देते सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, खत्म, बवाल ही हो जाता। ब्रह्मांड कौन बनाया? ऊपर वाला बना दिया, खत्म। ऐसे थोड़ी होगा। नहीं, एक बात तय है बेटा कि किसी भी तारे में, या आपका जो सूर्य है, इसमें ऊर्जा निकल रही है ना। कहां से आ रही है ऊर्जा? कहीं ना कहीं से तो आ ही रही होगी। उसमें नाभिकीय संलयन हो रहा है, हाइड्रोजन फ्यूज हो रही है, हीलियम में बदल रही है, ऊर्जा मिल रही है। तो आखिर तारा में जितना हाइड्रोजन होगा, वो मात्रा निश्चित तो होगी ना। बहुत है, मैं सहमत हूं, बहुत ज्यादा है, इससे भी मैं सहमत हूं। अनंत नहीं ना है, एक न एक दिन उसकी हाइड्रोजन खत्म होगी ना। एक बच्चा बड़ा उत्सुक हो गया, कहा कि सर हम तो अब डर लग रहा है। कहा कल मान लीजिए खत्म हो गया तो कल तो फिर तो अंधेरा रहेगा, सूरज नहीं उगेगा। हमने कहा नहीं उगेगा, रहेगा तब न उगेगा। जब भट्टी का सारा कोयला ही खत्म हो गया तो भट्टी कैसे जलेगी? तो कहा कि कल तक संभव है सर, ऐसा हो सकता है। हम कहा नहीं। कहा कब तक सर? मैंने कहा कम से कम 150 करोड़। ये जो ऊर्जा है ना, वो कम से कम 150 करोड़ तो चलेगी ही चलेगी, इसमें लिखा पढ़ी में है। और तुर्रा ये कि सूर्य तो अभी अपने तारों की उम्र के हिसाब से अगर बात करें, तारों की भी अपनी उम्र होती है, अभी हम चर्चा करेंगे। तो अगर तारों की उम्र के हिसाब से बात करें तो सूर्य अपने बाल काल में है। अभी तो बहुत लंबा चलेगा, तो इतनी चिंता की बात नहीं कि कल उठे तो खत्म हो गया तब क्या होगा। अभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरी मानवता की न जाने कितनी संततियां होंगी, हो सकता है तब तक मानवता ही खत्म हो जाए, सूरज के खत्म होने के पहले। और जो कुकर्म हो रहा है ना, उसका दुष्परिणाम तो देख ही रहे हैं आप। उत्तराखंड में देख ही रहे हैं, हिमाचल में आप देख ही रहे हैं। प्रकृति के साथ आप ड्रामा करोगे ना, प्रकृति कीड़े मकोड़ों तरह से खत्म कर देगी आपको, देर नहीं लगेगी। और प्रकृति के आगे आपकी कोई हैसियत नहीं है, सिवाय बिलबिलाने के कोई उपाय नहीं आपके पास। जिंदगी भर पैसा खर्च करके करोड़ों रुपए का घर बनाते हैं, 1 सेकंड में जमींदोज करती है, 1 सेकंड में मिट्टी में मिला देती है। एक भूकंप आएगा ना, पूरा इलाका साफ हो जाएगा। और सिर्फ बचोगे तो बिलबिलाओगे खाली कि अरे मेरा सारी प्रॉपर्टी चलेगी। प्रकृति के पास बहुत ताकत है। तो सूर्य खत्म होने की परवाह तो बाद में करना, पहले ये देखना कि हम लोग बचे रह जाएंगे तब तक कि नहीं। लिखे बेटा, किसी तारे में ऊर्जा का स्रोत, किसी तारे में ऊर्जा का स्रोत उसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। किसी तारे में ऊर्जा का स्रोत उसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, भूलिएगा नहीं। किसी तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? नाभिकीय से अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। किसी तारे में ऊर्जा का स्रोत उसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो। क्लियर है बेटा? तो कुल मिला जुला के ठेठ भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि तारा कुछ और नहीं है बेटा। तारा बस एक बॉल जैसा दिख रहा है, गेंद जैसा दिख रहा है। और वो गेंद है एकदम अपनी आकृति बनाए हुए है, उड़ता नहीं है, बिखरता नहीं है। और सूर्य बेटा, अगर सूर्य के बारे में आपके दिमाग में कुछ गलतफहमी हो तो आज उसको ठीक कर लीजिए। सूर्य सिर्फ और सिर्फ गैस की गेंद है और कुछ नहीं। हाइड्रोजन गैस का एक बॉल है, गेंद है। और जादू भरे ढंग से वो हाइड्रोजन गैस इधर उधर बिखर नहीं रही है, एक ही जगह गुच्छे बना के पड़ी हुई है। और उसके अंदर हो रहा है नाभिकीय संलयन और निकल रही है ऊर्जा। सूर्य के बारे में कोई गलतफहमी ना पालें। सिर्फ और सिर्फ गैस की एक गेंद है, बॉल भर है। पता नहीं कैसे वहां सब पड़ी हुई है, इधर उधर बिखर भी नहीं रही है। क्लियर है बेटा? देखें, ये लिख लिया बेटा, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। लिखें,
तारे का निर्माण कैसे निर्माण होता है, तारे का जन्म कैसे होता है? तारे का निर्माण या तारे का जन्म, जैसे हम लोगों की उम्र होती है ना बेटा, तो हम लोगों की उम्र के नाम है ना, शिशु अवस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा अवस्था, दुनिया भर का सब बांटे हैं ना हम लोग। हिंदू धर्म में कितने आश्रम हैं? कुछ तो बेटा बोल दिया करो। 4। नाम गिनाइए, चारों का नाम बताएं। अच्छा, खराब नहीं लगता काहे हमसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, खराब नहीं लगना चाहिए। हिंदू धर्म में हम लोग मान लेते हैं कि उम्र लगभग 100 साल, 100 साल को 4 भागों में बांट लेते हैं, 25-25-25 करके बांट लेते हैं, और इनको हम लोग आश्रम का नाम देते हैं। ये हिंदू धर्म की अपनी एक स्टाइल रही है जीने की। एक को हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। कितने साल तक? 25 साल। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि हम लोग ये मानते थे कि विवाह 25 साल के बाद होगी। अरे भैया जी, ये वैदिक व्यवस्था आपको हम बता रहे हैं। वेदों की जब रचना हुई थी तब ये बताया गया, आश्रम बांटे गए थे। उस जमाने में कहा गया कि विवाह 25 साल के बाद होगा, क्योंकि 25 साल तक की जो उम्र होगी आपकी, वो क्या होगी बेटा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको क्या करना होगा? आपको गुरु के करीब जाना होगा, आपको अध्ययन करना होगा, और ये अध्ययन अध्यापन आपका चलेगा 25 साल तक। जब आपका अध्ययन पूरा हो जाएगा तो आपका विवाह होगा और आप प्रवेश करेंगे गृहस्थ आश्रम में। कितने समय तक? 50 साल तक। 50 साल की जब उम्र होगी तो फिर ये तीसरे आश्रम में प्रवेश करेंगे। कौन सा? संन्यास आश्रम। कहां तक बेटा? 75 साल तक। क्या करेंगे? ना ना ना, घर में ही रहेंगे, घर में ही रहेंगे, दुनियादारी से थोड़ा अलग रहेंगे, मोह माया से थोड़ा अलग होंगे, पूजा पाठ करेंगे। अभी हम लोगों के गांव में व्यवस्था है, गुरुमुख हो जाएंगे, है ना। यानी अब धीरे धीरे दुनियादारी से कट जाना है, क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके होंगे, अब वो अपना अपना दायित्व संभाल लेंगे। आप चुपचाप भजन करिए, राम नाम करिए, घर में बने रहिए। कब तक? 75 साल की उम्र तक। अगर 75 साल तक निपट गए तो बड़ा अच्छा है, और नहीं निपटे तो निपटाए जाएंगे आप। यानी आपको भेज दिया जाएगा जंगल में। हाँ, दिल पे पत्थर रख के भेज ही देना होगा कि पिताजी, दादाजी, फलाना जी अब जाइए। तो जंगल में जाएंगे और आखिरी समय वहीं शरीर त्यागेंगे। ये हमारी व्यवस्था थी। अभी तो 90-90 साल के हो गए, घर से जाने का नाम ही नहीं लेते। तो उनको बताइए कि देखिए आप हिंदू धर्म के पालन करने वाले हैं, अब आप घर छोड़ दीजिए, अब आप घर छोड़ के निकल जाइए, देखिए आप ही को बेदखल कर देंगे, अपने तो भले घर नहीं छोड़ेंगे, है ना बेटा। तो जैसे हम लोगों की उम्र बांट दी गई है ना बेटा, ऐसे तारों की भी उम्र बांट दी गई है। लेकिन हाँ, आपकी उम्र से तारों की उम्र की कोई तुलना नहीं है। हमारी उम्र 100 साल की है, उनकी उम्र अरबों वर्षों की है, करोड़ों वर्षों की है। लेकिन उनकी भी उम्र बटी हुई है, तो तेरा उसी क्रम में लिखना है। पहला क्रम से लिखिए बेटा, क्रम से लिखना है बेटा। पहला गैस मेघ। गैस एक के नीचे एक लिखना होगा बेटा, ऐसे पैराग्राफ मत बनाइएगा, 1 2 3 करके लिखिएगा, सब याद रखना होगा। पहला क्या बेटा? गैस मेघ। अच्छा रुको रुको, घबरा रहे हो आप तो, मुझे इसको मैं मिटा दूं? तारे का जो चरण है बेटा, चरण मतलब स्टेज, तारे की जिंदगी के जो चरण हैं वो बांटे गए हैं ज्योग्राफी में और स्पेसिफाइड हैं, और किसी भी चरण का नाम लेके पूछ लेगा आपसे। चरण किसके बेटा? स्टेजेस,
तारे के जीवन के चरण। तो मैं क्रम से लिखूंगा, आप भी क्रम से लिखिएगा, लेकिन पहले देख लीजिएगा उसके बाद लिखिएगा। भागने की और जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहला कहते हैं गैस मेघ। मेघ माने बादल। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या बेटा? गैस क्लाउड। ठीक है, पहले देख लो बेटा। फिर दूसरा जो चरण होता है किसी तारे का, उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण तारा। क्या कहते हैं? भ्रूण तारा, एम्ब्रियो स्टार कहते हैं। भ्रूण तारा, एम्ब्रियो स्टार, भ्रूण तारा। अभी वो तारे के रूप में नहीं है, एक अब गोलाकार रूप धारण कर लिया है, लेकिन अभी उसमें कोई चमक वमक नहीं है। फिर तीसरा चरण शुरू होता है उसका, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय दाह। क्या कहते हैं बेटा? नाभिकीय दाह, इंग्लिश में बर्निंग, न्यूक्लियर बर्निंग, नाभिकीय दाह कहते हैं। क्लियर है बेटा? कुछ सोच रहे हो आप? बोल दो क्या सोच रहे हैं। अब उधर लिखे क्या, आप तो नीचे चला जाएगा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। आपको दिख जाएगा। तो तीसरे चरण तक पहुंच गए। फिर चौथा चरण है परिपक्वता। क्या बेटा? परिपक्वता। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मेच्योरिटी, परिपक्व होना कहते हैं ना, मेच्योर हो गए तो परिपक्वता। पांचवा चरण, अरे पुराने लोग को सपोर्ट करें भाई, हम भी आप ही के जैसे मनुष्य, कुछ भूल भाल गए तो मुसीबत हो जाएगी। पांचवा चरण क्या है बेटा? रेड जाइंट, रक्त दानव। रक्त दानव। क्लियर है? छठवां चरण है सुपर नोवा। कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर बात करते हैं। फिर मैं हट जाऊं भाई। कितने चरण बेटा? 6। पहला चरण है गैस मेघ, दूसरा चरण है भ्रूण तारा, तीसरा चरण है नाभिकीय दाह, चौथा चरण है मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, पांचवा चरण है रक्त दानव रेड जाइंट, और छठवां चरण है सुपरनोवा। सुपरनोवा माने द एंड, सुपरनोवा माने अंतिम संस्कार, सुपरनोवा माने हिंदू धर्म के हिसाब से 16वां संस्कार है ना, अंतिम क्रिया। सुपरनोवा के बाद तारा मर जाता है, तारे की डेथ हो जाती है, खत्म कहानी है ना बेटा। 12 याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। मुश्किल काम है? हाँ मुश्किल है, होना भी चाहिए, क्योंकि नौकरी पाना ही मुश्किल काम है। तो मुश्किल मुश्किल काम करना पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी। आसान आसान काम से अगर नौकरी मिल रही होती तो सब नौकरी कर रहे होते। तो काम मुश्किल है, सब कर नहीं पाते, आप करो आपको मिलेगी। क्लियर है? ये सुपरनोवा क्या है बेटा, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे आपसे। हेडिंग बना लीजिए, सुपरनोवा। लिखें, जब किसी तारे की समस्त हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है,
जब किसी तारे की समस्त हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है तो, अरे उसमें जल क्या रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस जल रही है। क्लियर है? तो हाइड्रोजन गैस उसमें इनफाइनाइट नहीं ना है? ये है? नहीं है। ज्यादा है, हम आपसे सहमत हैं। बहुत है, हम आपसे सहमत हैं। अनंत नहीं ना है। तो एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही होगा। अरे कुछ बोला करो ना बेटा। आपकी बाइक या आपकी स्कूटी टंकी फुल करा लोगे तो भी एक ना एक दिन खत्म होगी ही होगी। अनंत दूरी तक नहीं चलेगी। हाँ, 2 लीटर जलाओ, डलवाओगे तेल, थोड़ी कम दूर तक चलेगी। पूरी टंकी फुल करा लोगे, थोड़ी ज्यादा चलेगी। यानी टंकी आपके अनंत काल तक तो नहीं चलेगी। एक बच्चे ने कहा कि सर, अगर मान लीजिए हम अपने बाइक के पीछे एक तो टैंकर जोड़ के चले, तेल वाला। हम कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। कह रहा कि तेल का टैंकर ही लेके चले। हम कहे तेल के टैंकर में कितना तेल आता है? कहा ये नहीं पता। हम कहा हम बता रहे हैं, 12,000 लीटर। 12 KL 10 KL के टैंकर होते हैं। केल माने किलो लीटर, 1000 को किलो बोला जा सकता है। तो मान लीजिए 10,000 या 12,000 लीटर का टैंकर लेके पीछे चलो, वो भी अनंत चलेगा। एक न एक दिन उस टैंकर का भी तेल खत्म हो ही जाएगा। अभी तक तो मुझे लगता है 2-3 टैंकर तेल डलवा ही चुके होंगे गाड़ी में। अरे भाई, एक एक 1.5-1.5 लीटर के हिसाब से अगर जोड़ो तो 1000, 1,500, 2,000 लीटर तेल तो डलवा ही चुके होंगे, उससे ज्यादा ही। कुछ बच्चे तो दिन भर सड़क पे ही नजर आते हैं। तो एक बात मुझे बताइए, टैंकर नहीं, जो मन करे वो कर लो, तेल तो आपका एक दिन खत्म होना ही है। वही। जी बेटा। मांग मांग के। हाँ हाँ, इसे मांग से चलते तो पूरी दुनिया ही चल जाती है ना। अरे एक दो बार कोई मदद कर देगा, फिर दोबारा। अच्छा चलो, जो बता रहे हैं अब उसका मैं उदाहरण बता रहा हूँ। एक बार मैं जा रहा था बनारस, इलाहाबाद से, विद्यार्थी जीवन में। एक हमारे मित्र थे कार से। तो बड़े दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं वो। मैं नहीं हूं दयालु। ठीक है। नहीं, दयालु मैं हूं ऐसा नहीं है, लेकिन उजड़ रहूं साथ में कोई दया नहीं दिखाता। तो बड़े बेचारे। तो हुआ क्या, हम लोग एक ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए। तो भाई थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तब तक एक आदमी आया, एकदम दीनहीन दशा में। कहा साहब खाना खिला दीजिए हमको। अब ये एक मनुष्य के रूप में तो नैतिकता एकदम आपकी होनी चाहिए कि अगर आप खाना खाने जा रहे हैं, कोई आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि 3 दिन से खाना नहीं खाएं साहब, खाना खिला दीजिए, तो मुझे लगता है कि आप मना कर नहीं सकते किसी हालत में। तो ये हुआ कि ठीक है, जाके वहां बैठ जाओ। और फिर होटल वाले से हम लोगों ने बोल दिया कि भाई जो ये खाना खाना चाहते हैं इनको खाना खिला दीजिएगा, और पेमेंट हम लोग लास्ट में कर देंगे। अब जाके बैठ गया एक टेबल पे, जो जो उसका मन किया होगा खाया होगा। नहीं, हम लोग देख नहीं रहे थे, हम लोग तो अपना खाना पीना खा रहे थे, लेकिन ये बोल दिया गया कि उसको खाना खिलाइएगा और उसका पेमेंट हम लोग कर देंगे। ढाबा था, तो ढाबे वाले क्या फर्क पड़ता है, जब आप तैयार हो गए तुम खाना खिला देते। खाना वाना खैर खा लिया साहब। हाँ, ओके, फिर आया। कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का 3 दिन से खाना नहीं खाए थे। ये अंड बंड लगा बोलने, ये आशीर्वाद वो आशीर्वाद, तो ठीक है, हो गया। खाना खा लिए ना, अब जाए। कह रहा कि यहाँ से घर मेरा 70 किलोमीटर, कैसे जाएंगे? अब समझ में आ रहा था उसका इरादा। तो कहा कि साहब 200 रुपया दे देते तो घर चले जाते। समझ गया कि पार्टी ठीक है, रेंज वाली पार्टी है। तो 200 रुपया दे देते तो घर चले जाते। कहा 200 किराया है? कहा नहीं सर, 100 रुपया भी अगर हो तो काम चल जाएगा हमारा। खैर 100 रुपया उसको उन्होंने हमारे वेटर ने दे दिया। हम लोग फिर आगे बढ़ गए, भूल उल गए, दिमाग उमाग से निकल गया। भाई ठीक है, गरीब आदमी था, कहीं से इधर उधर फंस गया होगा। खाना भी खिलाया, 100 रुपया भी लिया, चला गया। 3-4 महीने के बाद हम लोग फिर लौट रहे थे, और वो फिर आ गया हम लोग का। पहचान तो गया तुरंत। अब वो भागने के फिराक में था। ये हुआ कि ना ना ना, खाना खिलाते हैं, 100 रुपया दे देंगे, बैठो यहीं। अब वो आया तो, लेकिन अब उसे रंग नंबर डायल हो गया, क्योंकि वो ठीक से नहीं पहचान पाया कि यही लोग हैं जिनको अभी 2 महीना पहले काम किए थे इन लोगों का।
और हम लोग तो पहचान लिए कि तो वही आदमी है, तो बैठो चुपचाप, हिलना मत यहाँ से। अब वो भागने के फिर आपको का नहीं, भागना तो नहीं, भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो यही बैठो चुपचाप। खैर हम लोग खाना वाना खाए और फिर ये हुआ कि इसको गाड़ी में बैठाते हैं, कहा कि तुम्हारे घर छोड़ के आते हैं, बैठो गाड़ी में। अरे अरे हम चले जाएंगे, ना 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 ना, कार से छोड़ेंगे तुम्हारे घर, बैठो। बैठाए, हम लोग इलाहाबाद लेके चले आए, बनारस से। और वही नैनी वाला झूसी वाला जो पुल है ना, उसी पुल पे गाड़ी रोके। हम कहे भैया इसको नहला दिया जाए क्या संगम में, आज मोक्ष मिल ही जाए इसका। हमको उतरो, चल के संगम में नहलाते हैं तुमको। उसको लगा डुबो देंगे लोग, मार डालेंगे, घबरा रहा था, तो लगा चीखने चिल्लाने। ये हुआ कि अब इसको ले चला जाए, तो फिर हॉस्टल में लेके आए हम लोग। ये हुआ कि तुम ये कब से कर रहे हो, कहा बहुत दिन से कर रहे, यही करते ही रहते हैं। ये हुआ कि अब ये मत करो। तो मेस वेस हॉस्टल में रहता है ना, मेस भाई जहाँ खाना वाना बनता है, तो मेस वाले को उसको सौंप दिया गया, कहा कि किसी काम वाम करवाओ और खाना वाना इसको खिलाते रहो, नहीं तो फोकट वाला आदत इसको पड़ गई है, वो ठीक नहीं है। तो भैया ये कै दिन चलेगा मांगने वाला, है ना कभी तो गड़बड़ा ही जाएगा ना। कह रही ये तो हैबिचुअल लग रहा है भाई। एक आध दिन आप सड़क पे बोल सकते हो, अरे भैया तेल खत्म हो गया, थोड़ा सा दे दीजिए। रोज रोज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 12 हाँ, नहीं वो नहीं मांग पाएगा बेटा, इसलिए कि अभी तारे का निर्माण होता कैसे है ये आपको आइडिया नहीं है, वो मैंने बताया नहीं कि तारे का निर्माण कैसे होता है। वो आपकी मनोदशा देख के मैंने नहीं बताया, वो लोड संभाल नहीं पाओगे। देखो गंगा तो हम छोड़ देंगे, शंकर बनना पड़ेगा, है ना। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। गंगा मैं छोड़ूंगा, शंकर बनने के लिए तैयार रहिए। हाँ, और नहीं तो साथ में खुद ही बह जाओगे। तो उतना ही मुझे छोड़ने दो जितना संभाल पाओ, है ना, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। तो जो बच्चे कहते हैं नहीं और तो ठीक है, बस संभाल के दिखाओ, तो हम और फोर्स में छोड़ते हैं। तो इसीलिए छोड़ा नहीं बेटा, थोड़ा रुक गए, नहीं तो था बहुत कुछ। तारे बनते कैसे है ना बेटा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है। और ये पूरा जो खेल होता है, वो खेल खेलता है सिर्फ गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। जानते हो क्यों? सुन लो। अब आप ही ने थोड़ा उत्प्रेरित कर दिया, तो मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। नाभिक संलयन के लिए क्या क्या जरूरी होता है? वैसे आप टीचर भी हैं, पढ़ाते हैं, थोड़ा आइडिया होगा। नाभिक संलयन के 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो हाइड्रोजन गैस, और दूसरा बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत उच्च तापमान चाहिए। धरती पे हम ये कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? परमाणु बम से। ये बड़ी मजेदार बात है कि हाइड्रोजन बम को दागने के लिए परमाणु बम पहले दागा जाता है। जब एटम बम फायर किया जाता है तो उतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है, तब नाभिक संलयन हो पाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वहां कौन परमाणु बम दाग दिया? आखिर वहां कहां से टेम्परेचर आया? और पूरा अंतरिक्ष बहुत ठंडा है, बहुत शीतल है, टेम्परेचर उसका बहुत कम है। तो ठीक है, वहां हाइड्रोजन गैस तो थी, आपने पढ़ा है कि आकाशगंगा में हाइड्रोजन गैस तो है, लेकिन तापमान कहां से आया? टेम्परेचर उतना आया होगा ना बेटा। 10 पावर 28 केल्विन रेंज का टेम्परेचर आसान नहीं है बना पाना, वो टेम्परेचर कहां से आया होगा? अगर आप इस पहेली को सुलझा लें तो तारे का निर्माण सुलझ जाएगा मामला। सुलझा दें? हाँ, सुलझाना ही पड़ेगा भाई, जब नाम ले लिया तो। पंप से हवा भरे हो साइकिल में बचपन बचपन में, तो पंप की बैरल गर्म हो जाती है। पंप का जो पाइप है वो थोड़ा सा हीट हो जाता है। और आजकल जो चाइना वाइना वाला पंप आया है ना, ये कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। नहीं, पावर भी इसकी बहुत ज्यादा होती है। चाइना वाले पंप से आप कार में भी हवा भर सकते हो, भरा जाता है। तो बैरल क्यों गर्म होता है? एक मिनट, बारी बारी से बताओ। जब पंप से हम साइकिल में हवा भरते हैं, ये भी पूछा गया है आपसे सीधे, खाली जनरल साइंस में यही पूछा गया कि पंप से जब हवा भरते हैं तो पंप की बैरल क्यों गर्म हो जाती है?
हर कुछ बेटा आपके ज्ञान का है, सब कुछ आपको जानना होगा। तो पंप गर्म क्यों होता है, एक एक आदमी बताएं तो मैं समझ पाऊं। नहीं, आप नहीं। हाँ, थोड़ा टेक्निकल पहलू की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको कहते हैं एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज, रोधोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। यानी बिना ताप को लिए दिए ताप बदल जाए। तो होता क्या है कि वो जब गैस को हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उतने गैस का टेम्परेचर जहां तक फैला है वो सारा टेम्परेचर इतने में आ जाता है और यूनिट एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ढेर सारे हमारे मित्रों को समझ में आता है कि घर्षण के कारण गर्म होता है, फ्रिक्शन के कारण। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ्रिक्शन के कारण थोड़ा बहुत हो सकता है फर्क पड़ता हो, लेकिन जो टेम्परेचर इतना तेज बढ़ता है वो सिर्फ गैस को संपीड़ित करने से, कंप्रेस करने से बढ़ता है। ध्यान रखना, गैसें जब कंप्रेस होंगी तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कंप्रेस गैस को जैसे रिलीज करोगे उसका टेम्परेचर घट जाएगा। ये तो पता है ना? नहीं पता है तो बता तो दिए ना। अब चलिए आकाशगंगा में चलते हैं। वहां हाइड्रोजन गैस है, तापमान बिल्कुल नहीं है, टेम्परेचर जरूर बढ़ा होगा, तभी नाभिक संलयन हुआ होगा, क्योंकि बिना उस टेम्परेचर के नाभिक संलयन हो ही नहीं सकता। अब ये खेल खेलता है गुरुत्वाकर्षण। जैसे हाइड्रोजन गैस के बड़े से पुंज को वो घेर लेता है, अपनी गिरफ्त में लेता है। और गुरुत्वाकर्षण बल, अगर इसीलिए हम कह रहे थे ना कि गंगा ना छोड़े तो बेहतर है, छोड़ेंगे तो बह जाएंगे आप। तो मैंने कहा, कई बार कहता हूं हंसी मजाक में कि गंगा तो हम छोड़ देंगे बेटा, इसमें शक नहीं है, लेकिन शंकर बनने की मादा रखना होगा, हैसियत रखनी होगी कि आप छोड़िए हम संभालते हैं। हम छोड़ दें संभालना तो छोड़ दो, उसी पता नहीं कहां बह के चले गए, तो क्या मतलब है इसका? ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो होता यह है बेटा कि गैस, गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ाई है। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम यह है कि जैसे ही वो पदार्थ करीब करीब होंगे, आर घटेगा तो बल बढ़ जाएगा। फार्मूला पढ़ा है ना, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर जैसे ही घटेगा, आर मतलब दूरी, वैसे बल बढ़ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जब उनको घेरता है, गैसों के बहुत बड़े पुंज को घेर लेता है, तो सेंटर की ओर सबको आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। वो जैसे पास पास आते हैं उनके बीच की दूरी घटती है, द्रव्यमान तो वही रहता है, दूरी घटती है, बल बढ़ जाता है। और ये प्रक्रिया है कि रुकती ही नहीं, चल पड़ती है। अब वो बाल को और छोटा करता है, और छोटा करता है, और छोटा करता है, ये प्रक्रिया अब चल पड़ती है। और छोटा करते करते उस लेवल पे लेके चला आता है कि कंप्रेस हो जाने से उसके कोर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण है कि मानता ही नहीं। और फिर वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है, और गैसों को भागने कौन नहीं देता? गुरुत्वाकर्षण। वो थामे रहता है, भागने नहीं देंगे। कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, कोई दीवार नहीं बनी है बेटा, कोई बाउंड्री नहीं बनी है, लेकिन एक अदृश्य बाउंड्री है, सबको घेर के रखे हुए है, और उस बाउंड्री का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, जो किसी हाइड्रोजन गैस को भागने नहीं देगा। और कोर का टेम्परेचर बढ़ते 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 इतना बढ़ जाए कि नाभ के संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तारे का निर्माण हो जाता है। क्लियर है बेटा? हाँ, सुपरनोवा हेडिंग बना लो और 2 लाइन लिख लिया जाए कम से कम। आज लिखें, जब किसी तारे की समस्त हाइड्रोजन गैस समाप्त हो जाती है, लिखें, तो संकुचन एक बार पुनः प्रारंभ हो जाता है। संकुचन एक बार पुनः प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बेटा? तथा तारे में एक विस्फोट हो जाता है। जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। तारे में एक विस्फोट हो जाता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के समय कुछ देर के लिए तारे की चमक सुपरनोवा के समय
कुछ देर के लिए तारे की चमक या ज्योत्सना हजारों गुना बढ़ जाती है, तथा तारा सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। तथा सदैव के लिए, सदा के लिए तारा समाप्त हो जाता है, अर्थात तारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा। अब असली बवाल है जो कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। लिखें, सुपरनोवा के उपरांत निम्न स्थितियां होती हैं। बस आज यहां तक हेडिंग बना लो, आगे बात करेंगे। सुपरनोवा के उपरांत निम्न स्थितियां होती हैं। ठीक है बेटा, यानी यूं कह लें ठेठ भाषा में, मर के भी चैन नहीं है। तारा मर भी जाता है तो भी बवाल किए रहता है, और ये बहुत बड़े बवाल हैं, और हमारे ब्रह्मांड के बड़े भारी रहस्यों में से ये रहस्य है। मरने के बाद ये क्या क्या होते हैं, यही असली आपके पढ़ाई का मुख्य स्रोत है, जो कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा। कभी आपने ब्लैक होल का नाम सुना है? कुछ तो धरती पे, कुछ तो नहीं नहीं कभी, क्योंकि धरती के प्राणी ही नहीं दिखते, वो लगता है अभी बृहस्पति ग्रह से आए सीधे। ब्लैक होल का नाम सुना है? क्या होता है ब्लैक होल भाई? काला छेद? हाँ, थ्योरी क्या भाड़ में है, थ्योरी उरी हम नहीं पूछ रहे हैं, थ्योरी तो हमको पढ़ाना ही है। ये ब्लैक होल आखिर है क्या भला? ये क्या चीज है? हाँ जी, तारे जब मर जाते हैं, जैसे आदमी मर जाता है, भूत बन जाता है, ये सब नहीं, कुछ बदमाश टाइप के आदमी जब मरते हैं तो मरने के बाद भी चैन नहीं लेते ना लेने देते हैं, है ना, तो वो भूत बन जाते हैं। ये तारों के भूत हैं, अगर ठेठ भाषा में कहो, ये तारों के भूत हैं। और ये भूत जब पकड़ते हैं ना आदमी वाले, तो झाड़ फूंक से उतर भी जाते हैं, और वो भूत जब पकड़ेगा ना तो कभी नहीं उतरता। ब्लैक होल इतनी खतरनाक चीजें हैं ब्रह्मांड की कि उनकी अगर चपेट में आए तो कहानी खत्म है। ठीक है, तो आज यहीं तक, थोड़ा रहस्य रहने दीजिए, फिर अगले लेक्चर में विस्तार बात करते हैं। ठीक बेटा, थैंक यू।